वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएसटी में दो पार्ट का चर्चा हम लोगों ने कर लिया था, एक भूगोल और दूसरा भारत का सामाजिक और राजनीतिक जीवन। कंप्लीट नोट्स आपको दे चुके थे। इसके बाद आज हम लेकर के आपके सामने आए हैं संपूर्ण इतिहास, जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ही कंसाइज नोट्स का करेगा और एक ही वीडियो में जो है ये पूरा 6, 7 और 8 क्लास का जो है एनसीईआरटी का निचोड़ है यह। और इसको पूरा कंप्लीट अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपके लिए जो है अन्य से अलग से कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो बहुत ही कमाल होने वाला है। आप साथ बने रहिए और कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, शुरू करते हैं कि देखिए भारत में जो है अगर मानव के विकास की हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे पहले मानव जैसे जीव का प्रादुर्भाव हुआ। तो उसमें से कौन कौन से क्षेत्र जो है जिसकी चर्चा एनसीईआरटी ने किया है, तो उन क्षेत्रों को पहचानने की बात है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भारत में सबसे पहले प्राचीनतम मानव के रहने के साक्ष्य कुछ पर्वत ऐसे हैं जहाँ जिसके तलहटी में देखने को मिला, जैसे विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र, नर्मदा घाटी का क्षेत्र, सुलेमान पर्वत, किरथर पर्वत और गारो खासी जो है वहां पे इस चीज का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब किरथर पहाड़ी कहाँ पे है? किरथर जो है बलूचिस्तान प्रांत के ईरान से सटे हुए क्षेत्र है। गारो और खासी है हिमालय की जो है को पूर्वी शाखा, वहां पे मेघालय खास एक जगह है, राज्य है, वहां पे ये स्थिति है, इसकी अवस्थिति है। भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इस तरह के बहुत सारे नाम मिलते होंगे आपको। तो भारत के बहुत सारे नाम है और उसकी चर्चा कैसे कहाँ पे होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी होगा, है ना। कि जैसे भारत का नाम किसके नाम पे पड़ा, तो भारत का सब लोग जानते हैं आर्यावर्त। तो ये वैदिक कालीन नाम था कि आर्यों के आने के बाद जहाँ पे आर्य जाके बस गए तो उस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया था। लेकिन अगर बात हिंदुस्तान की करें तो हिंदुस्तान की चर्चा जो है मिनहाजुस सिराज ने सबसे पहले अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में किया था। मोहम्मद गोरी के बारे में पूरा जानकारी जो है इस पुस्तक से मिलती है। वहां पे हिंदुस्तान शब्द की चर्चा आपको देखने को मिली थी मिनहाजुस सिराज के द्वारा। उसके बाद जो है बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तो उस किताब में भी बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का जिक्र किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा मैप पे इसका हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पे क्या है, कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है और भी ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा हिमालय पहाड़ है ना। हिमालय पहाड़ ये भारत के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो इसकी जो शाखाएं हैं, है ना, इसकी जो पश्चिमी शाखाएं हैं वहां पे आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो पार्ट पड़ता है हिमालय का, उसका नाम है सुलेमान। और ये जो ईरान से सटा हुआ क्षेत्र है इसका नाम है किरथर। ठीक है, तो ये दो क्षेत्र थे आपके। पूरब में अगर हम बात करें तो पूरब में यहाँ पे हिमालय की पूर्वी शाखा थी जिसको गारो और खासी कहते हैं। तो यहाँ से भी आपको पाषाणकालीन कुछ अवशेष मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है दाओ जली हेडिंग। तो यह इधर जो देश है, पड़ोसी देश हमारा, उस देश का नाम क्या है? म्यांमार। अर्थात म्यांमार में जो क्षेत्र था, क्षेत्र का नाम था क्या? उस क्षेत्र का नाम था आपको दाओ जली हेडिंग। और इधर का जो क्षेत्र था इसमें सबसे ऊपरी क्षेत्र जो प्रसिद्ध था आपको पाषाण काल से संबंधित, उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर में था और उसका नाम क्या था? बुर्जहोम। ठीक है, साथ ही साथ कुछ और नदी घाटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक नर्मदा नदी घाटी है जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो ये क्षेत्र भी आपको पाषाण काल में काफी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ एक बेलन नदी घाटी की भी चर्चा है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। तो ये बेलन नदी घाटी है ना, नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, इसके बाद एक सोहन नदी घाटी है। सोहन नदी घाटी ये भी आपको पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ रहा है। तो इन सारे क्षेत्रों के बारे में आपको जो क्लास 6 में है उसमें चर्चा किया गया है। तो ध्यान रखना है कि कौन सा नदी घाटी और कौन सा पर्वत का जो भाग है वो किस क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब एक एक करके देख लेते हैं, है ना। पूरा पाषाण काल के अवशेष, सोहन नदी घाटी,
पाकिस्तान क्षेत्र और बेलन नदी घाटी जो विंध्याचल पहाड़ी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और नर्मदा नदी घाटी से हमको मिला है। भीमबेटका जो है यह काफी प्रसिद्ध है, पाषाण काल के अवशेषों के लिए जाना जाता है। और खास बात यह है कि भीमबेटका से तीनों काल के अवशेष मिलते हैं, है ना। पूरा पाषाण काल के तो शैल चित्र वहां पे हैं ही हैं, साथ ही साथ आपको मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के भी जो है वहां से प्रमाण मिले हैं। ठीक है। मेहरगढ़ ये भी प्रसिद्ध किस लिए है कि मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के तलहटी में पड़ता है और यहाँ से सबसे पहले कृषि का साक्ष्य और पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है। अगला जो क्षेत्र हमने चर्चा किया था बुर्जहोम के बारे में कि यह स्थल श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में एक झील के किनारे स्थित था और यहाँ के लोग कृषि कार्य करते थे, खाने के लिए मछलियों का भी प्रयोग करते थे। यहाँ से क्या क्या मिला भाई? यहाँ से मिला है गेहूं, दलहन, भैंस, भेड़, बकरी, इन सारे जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो बोल्ड किया हुआ हाईलाइट की यहाँ से एक कब्र मिला है जहां पर मनुष्य के साथ कुत्तों अथवा जानवरों को भी दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है। और ये बुर्जहोम है कहां? तो जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना है। दाऊदली हेडिंग की बात हमने किया था। दाऊदली हेडिंग जो है वो हिमालय की पूर्वी शाखाएं हैं, म्यांमार के रास्ते में पड़ते हैं। और यहाँ से क्या क्या मिला है? चीन और म्यांमार के रास्ते में ये पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के पहाड़ी पर है और यहाँ पे खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। यहाँ से जेडाइड पत्थरों से निर्मित कई उपकरण मिले हैं और काष्ठास्म में खास तरह का वस्तु है जो कि लोहा के समान मजबूत होता है ना, और उससे बना हुआ औजार और बर्तन भी दाऊदली हेडिंग से मिला है, बिल्कुल याद रखना है। साथ ही साथ देखते हैं कुछ और क्षेत्र पाषाण कालीन जिसमें पिकली हल, यहाँ से राख के ढेर और निवास स्थान दोनों का साक्ष्य मिला है। पयमपल्ली ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और इस पुरा स्थल से काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़ और सुअर के साक्ष्य जो है मिले हैं। तो ये आपका पयमपल्ली। अब देख लीजिए थोड़ा सा आपको अलग अलग करके बाइफरकेट करके यहाँ पे तीनों काल के स्थलों की चर्चा की गई है, जिसमें पूरा पाषाण की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ भी जो है आपको अतिरपक्कम, कुरनूल, हुशंगी, है ना, ये कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता है। भीमबेटका ये एमपी के क्षेत्र में पड़ता है। इसी तरह से मध्य पाषाण के अगर हम बात करें तो यहाँ पे बागौर, फिर से भीमबेटका और कुछ क्षेत्र जो है इधर के भी सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र मिले। अगर हम नव पाषाण काल की बात करते हैं तो यहाँ पे बुर्जहोम की चर्चा है और जहाँ से आपको गर्तावास मिले थे और मेहरगढ़ की चर्चा है जहां पर कृषि का पहला साक्ष्य मिला था, है ना। इसके अलावा कोल्डी हवा, चिरांद जो वर्तमान में छपरा बिहार के अंतर्गत आता है। साथ ही यहाँ पर एक क्षेत्र था बिहार की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे चिरांद के साथ एक क्षेत्र था जिसको हम चेचर कहते हैं, वो भी था। और दाऊदली हेडिंग तो यहाँ पे था ही, हम लोग देख भी लिए थे। मशकी, पिकली हल और हल्लूर, इसकी भी चर्चा अगर हम करें तो नव पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग अगर हम सभ्यता का विकास हुआ तो आगे चल करके पाषाण काल के बाद जो मनुष्य का विकास हुआ उस काल को हम सिंधु घाटी सभ्यता काल कहते हैं। और इसको जो है ये भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में इसका प्रसार हुआ था और ये पूरे दुनिया की जो है आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत में अगर सभ्यता का विकास हुआ तो उसमें पहले ग्रामीण सभ्यता का विकास नहीं हुआ, उसमें सबसे पहले नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। और ये काफी आश्चर्यजनक है कि पहले नगर का और उसके बाद वैदिक काल में जो है ग्राम का विकास हुआ। तो ये अपने आप में काफी जो है आश्चर्य करने वाली बात है। अब देखना है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यहाँ पे जो है आपको सिंधु क्यों नाम दिया गया? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे स्थल थे जो कि सिंधु नदी के किनारे थे, है ना, सिंधु नदी के किनारे थे। ठीक है। तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम जो है सिंधु घाटी रखा गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि सबसे पहले इसमें जितने 1400 से ज्यादा स्थल की खुदाई हो चुकी अभी तक, तो मैक्सिमम स्थल जो था उसमें सबसे पहले जिस स्थल का खोज किया गया वो स्थल कौन सा था? हड़प्पा। इसीलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कुछ खास बात हम लोग देख लेते हैं इस सभ्यता से संबंधित, हो सकता है कि प्रश्न आपको आ जाए,
है ना। तो जैसे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है, सीधा आंसर मोहनजोदारो से, है ना। उसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह और इसके नजदीक के रहने के छोटे छोटे कमरे के साक्ष्य भी मिले हैं, है ना। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी, हम लोग जान ही चुके हैं। तांबा जो था उस समय प्रचलित था, इसलिए इसको ताम्रलिप्त सभ्यता भी कहते हैं। तांबा का प्रयोग लोग कर रहे थे और तांबा जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान के खेतरी के खान से और ओमान से आता था। सोना का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। ये चित्र नहीं है, ये वास्तव में क्या है, एक प्रकार का मुद्रा है और या मोहर उसको कहते थे। ये बनाए जाते थे किस चीज से, सेलखरी से, और पत्थर की ये बने, पत्थर से भी बनते थे। मुख्य रूप से सेलखरी कहाँ से आता था, तो आपको ये आता था बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से ये मंगाया जाता था। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा काल के जो लोग थे वो कपास का उत्पादन भी करते थे। मोहनजोदारो से कपड़े के टुकड़ों का अवशेष मिला है। यहाँ का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है फेयंस। फेयंस का उपयोग जो है यहाँ पे लोग करते थे और फेयंस बनाए किससे जाते थे, तो फेयंस बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी। यह प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंगों की होती थी। से बनते क्या क्या थे, तो मनके बनते थे, चूड़ियां बनते थे, बाले बनते थे और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे, है ना। यह एक प्रकार का चिपचिपा भी पदार्थ होता था जिसको जिस आकार में आप मोड़ देते थे उसी आकार में ये मुड़ जाता था। खास करके इसका प्रयोग सीलबंद के रूप में भी किया जाता था। जैसे आजकल देखते हैं कि ट्रेन में सामान लोग ले जाते हैं मालगाड़ी में, तो उसमें सील किया जाता है जिस तरह से, जिस चीज से, ठीक उसी तरह से ये पदार्थ था जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी किया जाता था। कुछ चीजें हैं यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे स्वास्तिक का चित्र है। इसका मतलब है कि स्वास्तिक चित्र के, स्वास्तिक के प्रतीक से लोग परिचित थे उस समय, उस काल के लोग। कुछ लिखा हुआ भी है लेकिन जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है ना। उस लिपि को हड़प्पा सभ्यता में जिस लिपि में प्रयोग किया गया, जिस लिपि का, उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है ना, ये अलग बात है। ठीक है। यहाँ पे कार्नेलियन पत्थर को कर और तराश कर इससे मनके बनाए जाते थे। मनके का मतलब क्या होता है, मनके का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए एक प्रकार का माला, है ना। जैसे यही कार्नेलियन पत्थर है और इसको तराश करके जो है इस तरीके से मनके बनाए जाते थे। ठीक है। उसके बाद आपको है कि मोहनजोदड़ो से सेलखरी की बनी हुई एक पुरुष की मूर्ति मिली है जो कि डिजाइनदार दाढ़ी रखे हुए है एवं कढ़ाईदार वस्त्र भी पहना हुआ है। इस तरह का ये चित्र है और ये मिला कहाँ है, सेलखरी से बने हुए पुरुष की मूर्ति है जो मिला कहाँ है, मोहनजोदारो से। ठीक है। आगे देखिएगा, चर्ट पत्थर से, वहां पे चर्ट पत्थर का प्रयोग होता था और खास करके चर्ट पत्थर से क्या बनाए जाते थे, बटखरा बनाया जाता था। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। लोथल से एक मोहर मिली है जिस पर नाव की एक आकृति बनी हुई है। गुजरात में चावल की खेती की जाती थी। लोथल एवं रंगपुर से चावल के अवशेष प्राप्त होते हैं, मिले हैं। लगभग 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास का उत्पादन शुरू हो गया था, है ना। हाँ, 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास का उत्पादन शुरू हो गया था। गुजरात के निवासी हाथी भी पालते थे, इसका साक्ष्य मिला है। और एक ही साथ वो बहुफसली खेती भी करते थे, मतलब एक ही खेत में कई तरह के फसल को लगाने का काम वहां पे किया जाता था। ठीक है। अब देखिए धौलावीरा, ये जो है यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो सारे के सारे स्थल जो है 2 भागों में बटे हुए थे। मात्र एक यही स्थल था जो 3 भागों में बटा हुआ था, है ना। और इसकी खोज किसने की थी, तो 1989-90 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी, है ना। हाँ, और यहाँ पर एक नगर के बीच में जो है सार्वजनिक उत्सव मनाने के लिए एक मैदान भी बनाए गए थे। इस तरह से जो है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिलते हैं वहां पर इस तरह का जो है कंस्ट्रक्शन किया गया था जो अपने आप में जो है हैरान करने वाला है कि उस काल में लोग, जिस समय विज्ञान का विकास नहीं हुआ था और इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से लोगों ने नगरों का विकास किया, सुसज्जित तरीके से
है ना, समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी, सड़कों के किनारे लैंप पोस्ट की व्यवस्था, है ना, तो ये अपने आप में एक मिसाल थी उस समय की। ठीक है, इसके बाद लोथल की अगर हम बात करें, यहाँ पे लोथल होगा। लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती की सहायक नदी भोगवा के किनारे स्थित है और यह एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, है ना, और यहाँ से अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हुआ करता था। ठीक है, इस पुरा स्थल की खोज जो है 1955-56 में SR राव के द्वारा किया गया था और यहाँ के और माला बनाने के साक्ष्य मिले हैं, है ना। इस तरह का कुछ जगह मिला है, कामगारों का रहने का जगह, जहां पे लगता है कि वहां पे मन के बनाने का फैक्ट्री रहा होगा। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं, अब वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, कि आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि आर्य एक भाषाई समूह के लोग थे जो मध्य एशिया से आकर के कई झुंडों में भारत में आए थे, है ना, और खास करके मैक्स मुलर का यह कहना है कि आर्य जो थे वो कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे और ये आकर के सिंधु नदी करके और उसके जो पूर्वी क्षेत्र था वहां पर जाकर के ये लोग बस गए थे। और जब पहली बार जहां पे बसे थे उस क्षेत्र का नाम जो है ब्रह्मऋषि देश कहा गया, फिर जो है जैसे जैसे फैलते चले गए वैसे वैसे उसका नाम भी बदलता चला गया। ठीक है, वैदिक काल में वैदिक काल को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उस काल में वेदों की रचना हुई थी। सबसे पहले जिस वेद की रचना हुई थी उसका नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद की भाषा क्या हो सकती है, संस्कृत, प्राक संस्कृत आप कह सकते हैं। यह लिखा गया था, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में सूक्तों की रचना जो है वो विश्वामित्र नामक ऋषि ने किया। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, इसलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति मतलब सुनने योग्य। ठीक है, हाँ। अब देखिए आगे, ऋग्वैदिक में 3 देवता जो थे उनका मुख्य स्थान था, कौन कौन, इंद्र, अग्नि और सोम। ठीक है, इसके बाद है ऋग्वेद में कई नदियों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। सोम जो था वो एक प्रकार का पौधा था जिससे एक खास पेय बनाया जाता था और जिसके पीने से मादकता आती थी। इसको सोम रस के नाम से लोग जानते थे। ठीक है, इसकी चर्चा वेदों में भी है। गाय पशुओं में सबसे अधिक पवित्र थी, है ना, गाय को लोग बहुत पवित्र माना गया है, जबकि आर्यों का सबसे प्रिय अगर जानवर था तो वो घोड़ा था, है ना। यही कारण है कि भारत में जिस समय, है ना, आर्य आए थे उस समय वो अपने साथ 2 ऐसे चीज लेकर के आए थे जिसका सामना जो है भारतीय शासक नहीं कर पाए, जिसमें से एक लोहा था और दूसरा घोड़ा था। इस दोनों ने आर्य को दी। ठीक है, ये खास बात थी। अब देखिए, गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार किया गया। इस काल में जो है वो बर्तन था, उसका एक टाइप था और उसको कहा जाता था धूसर मृदभांड, है ना, और गैरिक मृदभांड, है ना। तो ये चीजें एक बार पूछे हुए हैं सीटेट में कि वैदिक काल में जिस बर्तन का टाइप जो पूछा बनता था वो किस टाइप का, तो धूसर मृदभांड याद रखना है एवं गैरिक मृदभांड का प्रयोग, बर्तन का प्रयोग वैदिक काल में किया जाता था। 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच के लोग के समय को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल, और 1500 से लेकर के 1000 के बीच के समय को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं, है ना। और बाकी के जो 3 वेद थे ऋग्वेद को छोड़ करके, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसकी रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुई, बाद में हुई, कालांतर में हुई। 1000 ईस्वी के आसपास, लगभग 960 कहा जाता है, 960 कहीं कहीं पे देता है आपको, कि लोहे का खोज जो है वो हुआ था। और जगह का नाम यदि आपसे पूछे तो आप अतरंजी खेरा याद रखिएगा। अतरंजी खेरा में सबसे पहला लोहे का साक्ष्य जो है हमको देखने को मिलता है। और लोहे का प्रयोग जो है किस रूप में होता था, तो युद्ध के लिए हथियार बनाने में। ठीक है, हाँ। अब देखिए, उस समय का जो समाज था, उस समाज को 4 वर्गों में मुख्य रूप से हम लोग बांटते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। सबसे निम्न वर्ण था, सबसे उच्च वर्ण था ब्राह्मण। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के जीवन काल को 4 भागों में या 4 आश्रमों में बांटा गया था। और ये 4 आश्रम थे, गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना, जन्म से लेकर 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से लेकर 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम ये था 50 से 75 वर्ष, और संन्यास आश्रम सबसे अंतिम आश्रम था जिसका अवधि था 75 वर्ष से मृत्यु तक, जब तक नहीं मरता है तब तक। ठीक है,
ये 4 आश्रम की चर्चा जरूर याद रखेंगे, इसकी चर्चा वेदों में है। चलिए आगे है कि ब्रह्मगिरी जो है वो कर्नाटक की एक कब्र से सोने के 33 मनके और शंख पाए गए हैं। ब्रह्मगिरी ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। इनाम गांव ये भी जगह काफी प्रसिद्ध है। इस पुरा स्थल के एक सहायक नदी है, भीमा की सहायक नदी घोर, उसी के किनारे इनाम गांव स्थित है ना। चरक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में नरकंकाल के रूप से है ना लिखा है ना, जिसमें उसने बताया है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के अनुसार शरीर में तो 206 हड्डियां ही होती हैं। ठीक है, चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे और वे आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे। ठीक है, ऐसे आयुर्वेद के जो थे वो धन्वंतरी को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो समय आता है सिंधु काल के बाद, वैदिक काल के बाद, सिंधु के बाद वैदिक, और वैदिक के बाद जो समय आता है वो होता है कालावधि के अनुसार 16 महाजन पद का काल, है ना। तो महाजन पद काल में आहत सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था और आहत सिक्के चांदी एवं सोने के बने होते थे। महाजन पद काल में राजा के साथ साथ शिल्पी भी अपने सिक्के जारी करते थे। ये बहुत बड़ी बात थी, राजा तो सिक्के जारी करते ही थे, साथ ही साथ शिल्पी जो होते शिल्पकार वो भी सिक्के जारी करते थे। ठीक है, महाजन पद के शासक अस्थाई सेना रखना शुरू किए थे। इससे पहले जो सेना होती थी वो अस्थाई सेना नहीं थी, तो महाजन पद काल में राजाओं ने अस्थाई सेना अपना रखना शुरू कर दिया। सबसे पहले का जो हर्यक वंशी शासक था बिंबिसार, है ना, इसने अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया था। अधिकारी एवं कर्मचारी भी होते थे और इनका खर्च चलाने के लिए आम जनता से समय समय पर राजा उपहार पहुंचाते थे। उपहार क्या कहिए, उसको कर कहिए, है ना, कर पहुंचाती रहती थी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में शूद्र नहीं होगा, सूत्र होगा, है ना, भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। मगध का विस्तार क्षेत्र गंगा के दक्षिण एवं सोर नदी के पूरब में था। ठीक है, मगध का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था, राजगिरी था। ठीक है, इस तरह से ये 16 महाजन पद थे। ठीक है, और इस 16 महाजन पद में जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था, है ना, उस महाजन पद का नाम था क्या, मगध, है ना। हाँ, और ये जो आपका गंगा नदी है, ये गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो इस गंगा नदी के स्थिति जो है यहाँ पे इसके पूरब में, ठीक है, आपको वैशाली का एक महाजन पद था। गंगा नदी के पूरब में जो क्षेत्र था वो वैशाली, वर्तमान में वैशाली कहाँ है, बिहार में। ठीक है, तो वो पूरे 16 महाजन पद में पहला महाजन पद था जहां पर, है ना, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। ठीक है, मगध के बारे में तो जान ही गए, सबसे शक्तिशाली था। सबसे शक्तिशाली क्यों था, इसलिए कि ये इसके एक तरफ से पहाड़ था, दूसरे तरफ से नदी था, तो दोनों तरह से ये सुरक्षित था, इसलिए। और साथ ही साथ यहाँ पर हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा थी मगध की, इसलिए मगध जो था वो सबसे ज्यादा 16 महाजन पद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजन पद था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि महाजन पद काल की अगर हम बात करें, उसके बाद तो अजात शत्रु ने लिच्छवियों के द्वारा किए जा रहे बार बार आक्रमण और मुकाबला करने के लिए गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर पाटली ग्राम, है ना, नामक सैनिक छावनी की स्थापना किया और उसने अपने मंत्री वकार की सहायता से लिच्छवी सरदारों में फूट डलवा दिया और उनको बुरी तरह से परास्त कर दिया। ठीक है, तो पाटली ग्राम की चर्चा आई है। पाटली ग्राम की स्थापना किसने किया था, अजात शत्रु ने। बाद में यही क्षेत्र जो है पाटलिपुत्र के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ और बाद में जो है पटना के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय 326 से 325 उसका आक्रमण हुआ था। उस समय मगध का शासक था घनानंद, है ना। हाँ, बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था यह शासक, और सिकंदर की सेना जो है घनानंद की सेना की संख्या के बारे में सुनकर के ही डर गया और ब्यास नदी को पार नहीं किया, उधर से ही लौट गया। ठीक है, हालांकि हाइडेस्पिसीज का युद्ध हुआ था, है ना, ये युद्ध काफी इतिहास में चर्चित युद्ध है। ठीक है, ये भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो है 326 ईस्वी पूर्व में किसके बीच था, तो पोरस और सिकंदर के बीच था। इसमें विजय किसको मिली थी, तो सिकंदर इस युद्ध को जीत गया, पोरस इस युद्ध को हार गया था। ठीक है, चलिए आगे है कि वैशाली में स्थापित गणराज्य को विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र या गणतंत्र कहा गया है ना।
और बौद्ध ग्रंथ जो है इसके दिग्घ निकाय में बज्जी संघ के क्रियाकलापों का विस्तार से चर्चा किया गया। याद रखना है एक पुस्तक का नाम दीर्घ निकाय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, उसमें जो है बज्जी संघ किस प्रकार से अपना राजकाज चलाता था उसकी चर्चा यहाँ पे किया गया है। एथेंस, अगर समान काल की हम बात करें तो उस समय एथेंस में भी लगभग 2500 वर्ष पहले लोगों ने एक शासन व्यवस्था शुरू की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा जाता था। दोनों याद रखना है कि अगर भारतीय उपमहाद्वीप में गणतंत्र सबसे पहले बार शुरू हुआ तो कहां, वैशाली, और अगर हम विश्व की बात करें तो आपको एथेंस, ठीक है, वहां पे भी प्रजातंत्र या गणतंत्र जैसी शासन प्रणाली शुरू की गई थी। आगे देखना है कि ये जो सिकंदर था कहाँ का शासक था, मेसिडोनिया का, है ना, मेसिडोनियन शासक सिकंदर ने वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पेसिस का युद्ध, है ना, या जो है इसका दोनों नाम आता है, 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था, राजा पोरस को पराजित कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने अभी तक देख लिया, क्या क्या देख लिया। सबसे पहले के अनुसार तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पाषाण काल के बारे में देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था सिंधु सभ्यता के बारे में, उसके बाद देखा हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में, उसके बाद 16 महाजनपद की बात आई थी, और उसके बाद जो है हम लोग बौद्धिक क्रांति की बात करते हैं जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की घटना है। इस समय भारत में दो महान जो है नए धर्मों का आगमन हुआ, है ना, खास करके ब्राह्मण धर्म के विरोध में, और उसमें से एक का नाम था बौद्ध धर्म और दूसरे का नाम था जैन धर्म। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पे गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ जानकारी जरूर आपको याद रखना चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, है ना, और किसको दिया था, तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। इसको 5 पांडव भी कहते हैं। अगर आप अभी ये जा सकते हैं सारनाथ तो वहां पे इसका मंदिर भी है और मूर्ति भी लगा हुआ है वो 5 पांडव का। ठीक है, हाँ, पांडव कहा जाता है, वो पांडव नहीं जिसका संबंध महाभारत से है, वो अलग है। ठीक है, इस घटना को ये जो उपदेश दिए थे, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले जो संघ की स्थापना किया था वो कहाँ किया था, तो सारनाथ में किया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त किए थे, है ना। तो ये वैशाख पूर्णिमा उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि, है ना, उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में, है ना, वैशाख पूर्णिमा, निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मृत्यु भी उनका जो है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। उन्होंने जब मृत्यु को प्राप्त किया, निर्वाण को प्राप्त किया, तो उस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। किस्सा गौतमी की कहानी की चर्चा है आपके एनसीईआरटी में, है ना। महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई है यह कहानी, जिसमें वह समझाते हैं कि मृत्यु भी जीवन से जुड़ी हुई है, सभी प्राणियों को एक न एक दिन मरना है ना, मृत्यु अटल है। इस चीज के बारे में गौतम बुद्ध ने बताया था। ठीक है, बुद्ध से संबंधित कुछ जानकारी जरूर याद रखिएगा। जैसे जन्म जो है उसका प्रतीक क्या है, कमल, है ना, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक क्या है, पीपल है, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है, और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है, तो स्तूप। बुद्ध जब महापरिनिर्वाण जब बुद्ध का हुआ था तो उनके शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांट करके भारत के 8 क्षेत्रों में उस पर स्तूप बनाए गए थे, जिसमें से एक स्तूप जो विश्व शांति स्तूप राजगीर वाला भी है। ठीक है, अब इसमें कुछ बौद्ध संगीति भी हुआ था, जैसे कि आपको 4 बौद्ध संगीति महत्वपूर्ण है। पहला संगीति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, दूसरा हुआ था 383 में, तीसरा 251 में, चौथा प्रथम शताब्दी में। ठीक है, तो ये याद रखना है। याद कैसे रहेगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आपसे पूछा है कि पहला कब कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा सीधे रावय पाकू, है ना, रावय पाकू। ठीक है, तो याद रहेगा ये ट्रिक, है ना। राजगीर पहला, वैशाली दूसरा, पाटलिपुत्र तीसरा, और कुंडलवन कश्मीर आपको चौथा। अगर आपसे पूछता है कि अध्यक्ष जो है कौन था, याद रखना है मसामोब, है ना, मशामोब। ठीक है, मशामोब का मतलब मौ से महाकश्यप, है ना, शावकामी या शावकमीर दूसरा, तीसरा मोगली पुत्र तिष्य, और चौथा हो गया वसुमित्र। हालांकि इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष भी रहे थे, है ना। अगर पूछेगा कि
ये जो बौद्ध संगीतियां हुई किस राजा के शासन काल में हुई, तो याद रखना है अकाअक। ठीक है, अकाअक। अकाअक अ से हो गया सबसे पहले अजात शत्रु, है ना, इसमें दो अ का प्रयोग है, ध्यान रखना है। पहले अजात शत्रु होगा, उसके बाद कालाशोक, तीसरा अ से जो है अशोक हो जाएगा, और चौथा जो है क से कनिष्क हो जाएगा। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, राबे पाकू, मसामोब और अकाअक, आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और ये तो बहुत आसान है, 483 में से 100 घटाइए 383, एक सिर्फ याद रखिएगा 251 में तीसरा हुआ था, और चौथा तो प्रथम शताब्दी में हुआ ही था, ये तो सबको याद ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल एवं महाजनपाद काल में महिलाओं एवं शूद्रों को वैदिक ग्रंथ पढ़ने की छूट थी ही नहीं, उसे, है ना, पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, और यह भी माना जाता था कि महिलाएं एवं शूद्रों को मोक्ष का अधिकार है ही नहीं। ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक काल में ये चीजें थी। ठीक है, अब देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक हो गया था। ठीक है, हालांकि उस काल में भी बहुत सारे महिलाओं का नाम आता है, जैसे घोषा है ना, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, विदुषी हैं, तो लोपामुद्रा है, उसकी चर्चा है, लेकिन इसकी संख्या बहुत ही सीमित थी, कम थी। आगे चलिए, सत्यकाम जवाल एक दासी का पुत्र था, वह आत्मा परमात्मा के गहन जानकारी के लिए गौतम ऋषि के पास गया, वही गौतम बुद्ध, और गौतम ऋषि ने उसको अपने शिष्य के रूप में अपनाया था। ऐसे जानिए कि गौतम बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य था उसका नाम आनंद था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पाणिनि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, है ना, और उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी, और यह जो रचना की थी एक्चुअली में ये व्याकरण की पुस्तक है, और इसकी रचना सूत्र शैली में किया गया है। हाँ, सूत्र शैली, ठीक है, हाँ वही निगमन विधि, ठीक है, जहां पे सूत्र की प्रधानता होती है, एक तरह से ये व्याकरण की किताब ही है। चलिए अगला देखते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, है ना, गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद का अर्थ होता है। उपनिषद कुल कितने हैं? 108 हैं, जिसमें से मुख्य उपनिषद की संख्या जो है वो 13 है। ठीक है, और इसका रचना कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल के सबसे लास्ट में जाकर के उपनिषद की रचना हुई थी। उपनिषदों में यज्ञ और कर्मकांड की आलोचना की गई है, और इन ग्रंथों में आत्मा, ब्रह्म और सार्वभौम आत्मा के बारे में विशद रूप से चर्चा किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में शौनिक तथा अभिप्रतरण नामक ऋषियों का उल्लेख है, जो सार्वभौम आत्मा में विश्वास करते हैं। सार्वभौम आत्मा ही उस सभी जीवों में व्याप्त है, अतः सभी जीव एक समान है, इसकी वकालत उपनिषद करता है ना, और किसी भी जीव का अनादर नहीं करना चाहिए, सभी जीवों को समान अधिकार प्राप्त है, इसकी पुष्टि जो है उपनिषद के द्वारा होता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग महावीर के बारे में। ठीक है, महावीर जो है वो जैन धर्म के संस्थापक थे। ऐसे तो 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है, जैन धर्म में, लेकिन महावीर जो थे वो सबसे अंतिम अर्थात 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, हाँ, ऋषभ देव जो थे वो सबसे पहले तीर्थंकर थे, इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन परंपरा में यह माना जाता है कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, यह बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में एक लिच्छवी अर्थात ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम तिरसला था। तिरसला जो थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। 512 ईस्वी में जैन धर्म की दूसरी संगीति होती है, और जो है यह कहाँ होती है? तो लभी में होती है, और इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण थे। इस संगीति में जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलन किया गया था। ठीक है, अब देखिए जैन संगीति जैसे बौद्ध संगीति 4 हुई, तो जैन संगीति 2 हुई थी। सबसे पहला 322 से 298 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में पहला जैन संगीति हुआ, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और दूसरी जैन संगीति जो हुई थी वो हुई थी 512 ईस्वी में, ये बल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण थे। ठीक है, विनय पिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के आचार विचार को संकलित किया गया है। संघ में प्रवेश लेने वाले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास, ये सब शामिल होते थे। बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के निवास स्थल को विहार कहा जाता था, और इनके पूजा स्थल को
चैत्य कहा जाता था। बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि जहां पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे उसको विहार कहते थे, और जहां पे वो है ना प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे, उसको चैत्य कहा जाता था। प्रारंभिक विहार जो थे वो लकड़ी के बने थे, बाद में इनका निर्माण ईंट और पत्थरों से किया गया था, है ना। पश्चिमी भारत एवं दक्षिणी भारत में पहाड़ियों को खोदकर विहार एवं चैत्य का निर्माण किया गया था। अब जैसे इसी तरह का एक चैत्य है जो कारले का चैत्य, ये महाराष्ट्र के पुणे जिला में स्थित है। इस तरह से जो है पहाड़ के बीच में पहाड़ों को खोदकर और इसके अंदर जो है गुफा नुमा बनाया गया था, और इतना सुसज्जित तरीके से ये कारले का चैत्य बनाया गया है जो कि अपने आप में जो है एक मिसाल है ना, काबिल तारीफ है। चलिए, अगर हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चा की है तो साथ में कुछ अलग धर्म जो भारत में भी हैं और बाहर में भी हैं उसकी चर्चा करते हैं, जिसमें से एक नाम आता है जरथुष्ट्र, है ना। जरथुष्ट्र ने भी अपना एक सिद्धांत दिया था, फिलॉसफी दिया था, और उनकी शिक्षा का सूत्र किस पर आधारित था? तो उसकी शिक्षा का जो सूत्र था वो आधारित था सद्विचार पर, सद्वचन पर और सद्कार्य पर। ठीक है, याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो क्या है? सारनाथ स्तंभ के ऊपर स्थित 4 सिंहों की प्रतिकृति, जिसके सामने से केवल 3 सिंह ही दिखाई पड़ते हैं। एक सिंह जो है वो ओझल हो जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे सिंहों की संख्या 4 है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह में केवल चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा तथा बैल दिखाई देता है, तथा इसके नीचे देवनागरी लिपि में, है ना, सत्यमेव जयते लिखा है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। ठीक है, इस तरह से आप देखे हैं कि भारत का ये राजकीय चिन्ह है। जहां कहीं भी भारतीय चिन्हों को प्रदर्शित करने का जरूरत महसूस होता है वहां पर इसी चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए आगे है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, इस पुस्तक में राजनीति और प्रशासनिक विषयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिमी भारत जो था किस लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए। और दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था? सोने और कीमती पत्थर के लिए। चाणक्य जो थे वो है ना चंद्रगुप्त मौर्य से इनका संबंध रहा है ना, उनके गुरु भी थे और घनानंद के समय में भी थे, है ना। तो घनानंद ने उनको वो जो है स्थान नहीं दिया था, इसी वजह से उन्होंने है ना बगावत दिया था और एक अदना सा बालक को उठा के है ना वो मगध का राजा बना दिया। इसलिए कहता है कि शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलते हैं। यदि शिक्षक चाहे तो उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, तो चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये भी उनका नाम था। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य थे वो पहला शासक था, है ना, मगध का, जिसने बृहत्तर भारत की स्थापना की और जैन धर्म को अपना लिया और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया। वहां पर स्थित चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध में अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग क्षेत्र जो है वो उड़ीसा के अंतर्गत है ना। इसमें 1 लाख लोग लगभग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध की विभीषिका को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष या धम्म की नीति जो है वो अपना लिया और शस्त्र का त्याग किया। तो अशोक सम्राट अशोक के नाम के साथ महान का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्योंकि पूरे इतिहास में पहला यह शासक था जिसने शस्त्र का त्याग किया, है ना, और उसने भेरी घोष के जगह पे धम्म घोष के नीति का अनुपालन किया था। अशोक के शासन काल में मौर्य साम्राज्य जो था वो 5 भागों में विभक्त था, जिसको चक्र भी कहा जाता है। जिस तरह से आज बहुत सारे हमारा देश जो है 28 राज्यों में बटा हुआ है, उस तरीके से वहां उसका भी जो बड़ा राज्य था वो 5 भागों में बटा हुआ था, जिसमें प्राची या मध्य देश का जो सेंटर था वो पाटलिपुत्र और यहीं पर इसकी राजधानी भी थी। और इसके बाद था अवंती जो कि उज्जैन में पड़ता है। उत्तर में था उत्तरापथ जो कि तक्षशिला का क्षेत्र है ना। दक्षिण में था दक्षिणापथ जो रत्नागिरी के नाम से
प्रचलित था, और पूरब में था तोशली जो कि कलिंग के नाम से था। तो इस तरह से 5 भागों में यह बटा हुआ था उसका साम्राज्य। ठीक है, मौर्य काल में किसानों से कर के रूप में उनकी कुल उपज का 1/6 भाग वसूल किया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था, भाग। कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था, जबकि नजराना जो था वो अनियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था, और ये स्वैच्छिक था, इसके लिए कोई जबरन नहीं था या नजराना के लिए, लेकिन कर जो है अनिवार्य रूप से वसूल किया जाता था, नियमित रूप से वसूल किया जाता था। ठीक है, शल्युकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा था। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा था इंडिका, और उस किताब में उसने यहाँ के बारे में विशद चर्चा किया है। ठीक है, मेगास्थनीज लिखता है कि पाटलिपुत्र एक विशाल और खूबसूरत नगर था। यह एक विशाल प्राचीर से, प्राचीर का मतलब है कि 4 दीवारी से घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 प्रवेश द्वार थे। मकान 2 और 3 मंजिला दोनों थे, और राजमहल जो था वो लकड़ी, कच्ची ईंट और पत्थर के बने हुए थे। कई उद्यान स्थापित थे वहां पे, और वहां पे चिड़ियों के रहने के लिए रैन बसेरा, जैसे बसेरा होता है चिड़ियों के रहने का स्थान भी बनाया गया था। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात थी। आज भी जो है मौर्य वंश का जो राजमहल था उसका अवशेष जो है वो कुम्हड़ार में आप देखने को मिल सकता है, जो कि पटना में है। ठीक है, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को पॉलीबोथरा नाम से उल्लेखित करता है। राजा था वो हथियार बंद अंगरक्षकों के साथ घिरा रहता था। ये सब चर्चा मेगास्थनीज ने किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। अशोक अपने शिलालेखों में कर्मकांडों का विरोध करता है। वह अपने शिलालेखों में लिखता है कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो उस समय के जो शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे या गुहा लेख थे, है ना, उसमें राजाओं के कार्य की चर्चा जो है हमको देखने को मिलती है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, मध्य एशिया, श्रीलंका तथा बर्मा में अपना दूत भेजा था। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। हालांकि, है ना, खरोष्टी लिपि में भी इसके अवशेष मिलते हैं। ठीक है, शारेकुना कंधार में जो अभिलेख है वो आरामाइक और ग्रीक लिपि में लिखा गया है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो था रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ लेख था, है ना, उसके ऊपर एक सांड स्थापित है, और यह जो है अभी वर्तमान में यह स्तंभ राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब चंदेल शासक धंग ने 999 ईस्वी में खजुराहो में कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो जो है यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। यहाँ पर बहुत से मंदिर निर्मित है। इस मंदिर के महामंडप में नृत्य का आयोजन भी किया जाता था, और गर्भगृह में केवल पुरोहित और राज परिवार के लोग ही खड़े होकर पूजा अर्चना करते थे। तो ये आपको खजुराहो की गुफा भी कहिए, है ना, तो पूछ सकता है कि किस वंश के शासकों ने बनाया था, तो चंदेल, है ना, याद रखना है। यही है मंदिर खजुराहो का, और इसमें देखिएगा कि जगह जगह पे नक्काशी किया गया है ना। इसके जितने भी पिलर हैं उस पे मूर्ति वगैरह भी बनाए गए हैं, और यह वर्तमान में जो है वो छतरपुर में है। ठीक है, राजराज प्रथम ने तंजौर या तंजावुर में राजराजेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया था। यह अपने समय का सबसे ऊंचा मंदिर था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणीय है। इसकी सतहों पर अरबी भाषा में सुंदर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। यदि आप दिल्ली गए होंगे तो जरूर कुतुब मीनार को देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिली इमारत है, जिसकी ऊंचाई 240 फीट है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और शेष मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था लगभग 1220 ईस्वी के आसपास। यह इमारत आंधी तूफान और भूकंप के चलते कई बार जो है वह क्षतिग्रस्त हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी।
फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार जो है वो 4 मंजिलें ही थी। तूफान के चलते जब ऊपर का मंजिल क्षतिग्रस्त हुआ तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका मरम्मत कराकर इसको 5 मंजिला बना दिया था। ठीक है, अब देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यह चौकोर चारों तरफ से कोना पे बना हुआ है, इसको अलाई दरवाजा कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देखिए सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहना के निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया जिसे हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब भी कहा जाता है। ठीक है, तो राजा का तालाब किसे कहा जाता है? हौज ए सुल्तानी। और हौज ए सुल्तानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। ठीक है, सिख धर्म की बात यदि हम करें तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने किया था, है ना। और आप लोग जानते होंगे स्वर्ण मंदिर जो कहाँ है? अमृतसर में, है ना। उस मंदिर का निर्माण जो है सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने कराया था। यह अमृत सरोवर के मध्य में था जिसको पहले कहा जाता था हरमंदर साहब। ठीक है, हाँ। पंजाब के सिख राजा रणजीत सिंह ने इस गुरुद्वारे के ऊपर सोने का पत्थर चढ़ा दिया और इसके बाद इसे क्या कहा जाने लगा? स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। ठीक है, मोहम्मद गजनबी ने भारत में जो है 17 बार आक्रमण किया था और इसमें सबसे बड़ा आक्रमण जो चर्चित है वो है सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण जो कि 1025 में हुआ था। बाबर अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में लिखता है कि भारत के लोग उसने भारत में एक नई स्थापत्य शैली का विकास शुरू किया। बाबर को बाग बगीचों का अत्यधिक शौक था। उसने कश्मीर में और काबुल में कई बागों का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगरा में बाबर ने आराम बाग का निर्माण करवाया। 4 बाग बनाने की परंपरा जो है अकबर के समय शुरू हुई। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है कि ताजमहल जो बना हुआ है उसका डिजाइन जो है वह बिल्कुल का बिल्कुल जो है वो ताजमहल से मिलता जुलता है, इसलिए उसको पूर्वगामी कहा है। और इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की बीबी हाजी बेगम ने 1562 से 1571 ईस्वी के मध्य करवाया था। इस मकबरे का वास्तुकार जो था वो कौन था? मीरक मिर्जा, है ना, ग्यास था। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय के बाद 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। संगमरमर में की गई नक्काशी एवं सजावट को जो है वो पित्रा दुरा कहा जाता है। ठीक है, एक प्रकार का विशेष प्रकार का नक्काशी होता है जिसमें किस प्रयोग होता है? संगमरमर का। ठीक है, एतमादौला का मकबरा जो है वो आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था, है ना। हाँ, एतमादौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था और यह पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, शाहजहां ने 1638 से लेकर के 1648 के मध्य दिल्ली में शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया और शाहजहांबाद में उसने लाल किले का निर्माण भी करवाया था। और लाल किला किस चीज से बना हुआ है ना? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ध्वजारोहण भी किया जाता है ना। अब देखिएगा शाहजहां ने आगरा के किले एवं लाल किला में दीवाने आम तथा दीवाने खास 2 भागों में, है ना, बांट दिया था उसको। दीवाने आम जहां पे साधारण लोग रहते थे और दीवाने खास यहाँ पे बादशाह रहा करते थे। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में जहां पर शाहजहां मयूर सिंहासन पर बैठता था उसके पीछे संगमरमर के पत्थरों से सजावट की गई है और इन सजावटों में यूनानी देवता आर्फियस को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो सोचिए ये अपने आप में एक मैसेज है कि मुगल बादशाह का क्या महत्व था। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये जो था आपका दीवाने आम था और ये दीवाने खास था, है ना। और इस तरह से जो है राजा का जो पूरा राज दरबार हुआ करता था और यहाँ पे यही था मयूर सिंहासन, है ना, जो हीरे जड़ा हुआ था। हीरे इसमें जड़े गए थे। ठीक है, अब देखिएगा शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात इसका एक नाम और आता है मुमताज महल की स्मृति में आगरा में यमुना नदी के किस तट पे? बाएं तट पे ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई थी। नदी तट बाग जो है एक निर्माण
निर्माण कला के अंतर्गत है। इसका प्रयोग जो है किसने किया था? शाहजहां ने ताजमहल बनाने में। ठीक है, ताजमहल के बारे में थोड़ा सा और जानिए, है ना। यह दुनिया के 7 आश्चर्य में से एक आश्चर्य है। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह 1643 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। ताजमहल में पूरी तरह से संगमरमर का प्रयोग किया गया है और अन्य चीजों से नहीं बनाया गया है। यह केवल और केवल संगमरमर से बनाया गया है। इसमें जो संगमरमर का प्रयोग किया गया है यह मकराना की खान से मंगाया जाता था। अब देखिए तंजौर नगर के तंजावुर या तंजौर इसको कहते हैं, है ना। इसका वास्तुकार था, कौन था वास्तुकार? इसका वास्तुकार था कुंजर मल्लन राजराज पेरू थच्चन, है ना। ये तंजौर शहर का वास्तुकार था। 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में मणिग्रामम और नाना देशी 2 मुख्य व्यापारिक संघ थे। ये व्यापारिक संघ जो है भारत के प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ व्यापार करते थे। अगला जो है क्षेत्र है वो है बीदर और ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पे जो है तांबे और चांदी की वस्तु अधिक बनाई जाती थी। यहाँ पर निर्मित बर्तन एवं वस्तुओं में काफी नक्काशी किया रहता था, है ना, कलाकारी किया रहता था। शिल्पकार लोग इस पे तरह तरह के चित्र उत्कीर्ण करते थे। ठीक है, जो है पांचाल क्षेत्र नहीं, ये तो लोगों का समूह है, विभिन्न प्रकार के शिल्पकारों का समूह है और इसमें 5 प्रकार के शिल्पकार होते थे, जिसमें मुख्य रूप से सोनार, कशेरा, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। ठीक है, तो इन सभी लोगों के समूह को क्या कहा जाता था? पांचाल कहा जाता था। ये लोग कलाकार होते थे जो तरह तरह के वस्तुओं को बनाया करते थे। दक्षिण भारत में सालियार, केक्कोलार, बुनकरों के समुदाय रहते थे। ठीक है, ये लोग भी जो थे वो कलाकार ही थे। अब चलिए अगला देखते हैं अहमदाबाद के बारे में। अहमदाबाद मध्यकाल में यह शहर एक मुख्य व्यापारिक नगर था। यहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी राजधानी हम्पी में स्थापित की थी। हम्पी जो था वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, दोआब वैसे क्षेत्र को कहते हैं जो 2 नदियों के बीच में बसाई जाती है ना। 2 नदियों के बीच में बसाई गई क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तुलुब वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 ईस्वी में हम्पी में हजारा मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर का निर्माण किया था। किसने किया था? केडी राय ने, याद रखना। आगे देखिएगा, केडी राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री आया था, उसका नाम था डोमिंगो पायस। कब? 1520 से 1522 के बीच में, और विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में जो है वो हम्पी नगर का बहुत विस्तार से चर्चा किया है। सूरत एक क्षेत्र है जो कि गुजरात में पड़ता है ना, और यह मक्का का प्रस्थान द्वार भी इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि हज यात्री जो हज करने जाते थे उनका हज यहीं से वो लोग रवाना किए जाते थे। ठीक है, हुंडी क्या था? हुंडी यह एक प्रकार का दस्तावेज था जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। हुंडी को कहीं भी अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त किया जा सकता था, है ना। यह एक प्रकार का, वर्तमान समय में कहिए तो एक प्रकार का चेक था जिसको कहीं भी भजाया जा सकता था। मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, 16वीं 17वीं शताब्दी में यह बंदरगाह जो था वो गोलकुंडा रियासत के नियंत्रण में था। ठीक है, मसूलीपट्टनम की चर्चा यहाँ पे हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापार की कोठी स्थापित किया था। प्रारंभ में पुर्तगाली व्यापारियों का विरोध अरब व्यापारी किए थे और इसके साथ ही भारतीय व्यापारी में मुख्य रूप से मुल्लाह अब्दुल गफ्फूर और वीरजी वोरा, इन्होंने भी पुर्तगाली व्यापारियों का विरोध किया था। ठीक है, अब देखिएगा शाहजहां के शासन काल में इतालवी यात्री कौन आया था? उसका नाम था पीटर मुंडी। ये 1630 से 34 के बीच भारत का यात्रा किया और वह अपने यात्रा वृत्तांत में बंजारों की एक टांडा का उल्लेख किया है ना। अब है गोंड लोग जो है गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंड राज्य कई गढ़ों में विभाजित था, है ना। गढ़कटंगा के राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। हर गढ़ में किसी खास गोंड के कुल
के कुल के नियंत्रण में होता था। और गढ़ में जो है वह 84 गांवों की इकाइयों में वो गढ़ बटे होते थे, जिन्हें 84 भी कहा जाता था। और ये 84 का विभाजन बरहोतों में होता था, है ना, और 12 गांवों के समूह को बरहोत कहा जाता था। इस तरीके से यदि आप देखें, गोंड का जो अपना क्षेत्र था उसमें जो शासन की इकाई थी वो छोटे इकाइयों में बटे होते थे। सबसे बड़ी इकाई को राज्य कहते थे, राज्य गढ़ों में बटे होते थे, ठीक है, और गढ़ जो थे वो 84 में बटे होते थे और 84 बरहोत में बटे होते थे, ठीक है। अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा में लिखा है कि गढ़कटंगा के राज्य में कितने गांव थे, तो लगभग 70,000 गांव थे। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमरदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण किया और अपने बेटे दलपत की शादी महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री किससे किया, दुर्गावती से किया था। मुगल बादशाह अकबर ने 1565 ईस्वी में गोंडवाना राज्य पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से उस पर आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में, आसिफ खान के नेतृत्व में, है ना, और उसका मुकाबला किया था, है ना, रानी दुर्गावती, यही दुर्गावती जिसकी शादी जो है ना दलपत से हुई थी, ठीक है। और वो जो रानी थी वो उसके साथ युद्ध करते हुए युद्ध में शहीद हो गई थी, ठीक है। अहोम के बारे में थोड़ा सा जानिए कि अहोम लोग ये म्यांमार बर्मा से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में आकर बस गए। इन्होंने भुइया, जिसको भूस्वामी कहा जाता था, लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य का स्थापना किया था। अहोम राज्य में लोगों से जबरन काम लिया जाता था। हर गांव को निश्चित समय पर निश्चित संख्या में श्रमिक भेजना पड़ता था। इन श्रमिकों को क्या कहा जाता था, पाइक कहा जाता था। अब चलिए आगे है, बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को सबसे पहले अहोम भाषा में और फिर बाद में चलकर असमिया भाषा में उसका अनुवाद किया गया था। अब चलिए थोड़ा सा भक्ति आंदोलन पर चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से पहला बौद्धिक क्रांति जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत में भी, है ना, इस प्रकार के धार्मिक क्रांति देखने को मिलता है, जिसको दो रूपों में हम लोग जानते हैं, एक तो भक्ति आंदोलन के रूप में और दूसरा सूफी आंदोलन के रूप में। भक्ति आंदोलन की यदि हम बात करें तो उस समय जो है शिव के उपासक जो होते थे उसको नयनार कहा जाता था और विष्णु के उपासक को अलवार कहा जाता था। नयनारों की कुल संख्या जो है वो 63 होती है और अलवारों की संख्या जो है वो 12 थी, है ना। अब इसमें देखिएगा, नयनार और अलवार जो है वो क्या थे, घुमक्कर साधु संत थे। वह जिस स्थानीय गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर सुंदर कविताएं लिख करके प्रस्तुत करते थे संगीत के माध्यम से, है ना। हाँ, नयनार संतों में कौन कौन आते हैं तो ये नाम जरूर याद रखना है, जैसे मनुक्वा सागर, सुंदरार, संबंदर और अप्पार, ये सब जो थे वो नयनार थे। नयनार अर्थात शिव के उपासक थे और इनके जो गीत थे उसका संकलन जो जिस पुस्तक में किया गया उस पुस्तक का नाम क्या है, तेवरम या तिरुवाचकम, ठीक है। तेवरम और तिरुवाचकम का संबंध किससे है, तो नयनार से है, अर्थात शैव धर्म से है ना, शिव के उपासकों से है। अलवार संत की यदि हम बात करें तो अलवार संतों में पेरी अलवार और उनकी पुत्री थी, उनका नाम था अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मा अलवार, ठीक है। ये सब प्रमुख अलवार संत थे, है ना। अलवारों की संख्या कितनी थी, है ना, 12 थी और नयनारों की संख्या कितनी थी, 63 थी, ठीक है। अलवारों के गीत जो है वो दिव्य प्रबंधम में लिखे गए हैं और नयनारों के गीत जो है वो तेवरम में लिखे गए हैं, तेवरम या तिरुवाचकम में लिखे गए हैं। दोनों याद रखे, काफी भी आए है ये। चलिए आगे है, शंकराचार्य जो थे ये 8वीं शताब्दी के आसपास जो है इन्होंने अद्वैतवाद के प्रतिपादक स्थापना किया था। अद्वैतवाद को मायावाद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनका मानना था कि आत्मा शरीर त्यागने के बाद भी, है ना, बाद ही जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, ठीक है। यही था अद्वैतवाद। 12वीं शताब्दी के बीच में कर्नाटक के क्षेत्र में भगवान शिव के उपासकों के द्वारा एक अलग आंदोलन चला गया था जिसका नाम था वीर शैव आंदोलन, है ना। और इस आंदोलन के मुख्य संत कौन थे, वशबन्ना और अल्लभ प्रभु और अक्क महादेवी, ठीक है। हाँ, वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो है इसने अपना तर्क दिया था, ठीक है। वीर शैव आंदोलन याद रखिएगा, ये इसका मुख्य जोर किस पर था, तो समानता पर,
लोगों के समानता पर। इसी से संबंधित एक है चोखा मेला, जो कि महार जाति से संबंधित थी। इसको भारत का सबसे पहला दलित कवि माना जाता है। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था शायराबाई, यह भी एक संत थी। चोखा मेला का पुत्र कर्मा मेला भी एक प्रसिद्ध संत हुआ था। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर शोलापुर के नजदीक भीमा नदी के तट पर स्थित पंढरपुर में जो है विट्ठल स्वामी का मंदिर है, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में विष्णु को जो है एक विट्ठल के रूप में स्वीकार किया गया है और विट्ठल की वहां पे पूजा की जाती है। गुजराती संत थे एक जिसका नाम था नरसिंह मेहता। इसका एक प्रसिद्ध भजन था, क्या था? वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये महात्मा गांधी का भी प्रसिद्ध भजन था, और लेकिन इसके लेखक जो थे वो कौन थे? नरसिंह मेहता, जो कहाँ के संत थे? गुजरात के। 12वीं शताब्दी के मध्य में अनेक ऐसे धार्मिक समुदाय विकसित हुआ जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर के रूढ़िवादी धर्म और कर्मकांड और अन्य बनावटी पहलुओं तथा सामाजिक व्यवस्था का आलोचना किया। उसमें से नाम आता है एक नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है इसका योगदान। नाथपंथ की स्थापना गोरखनाथ ने किया था। वर्तमान में इसका मुख्य मठ जो है वो गोरखपुर में है। ठीक है। हाँ, नाथपंथियों ने सनातन धर्म में व्याप्त उच्च नीच की भावना और छुआछूत का विरोध किया था, इसलिए इनके संत जो थे वो समाज के निम्न वर्गों में काफी लोकप्रिय थे। नाथपंथियों संतों को अवधूत भी कहा जाता है। ठीक है, और यह लोग भगवान शिव के उपासक होते हैं। ये एक प्रकार का सूफी आंदोलन जो शुरू हुआ था उसमें 4 प्रकार के संप्रदाय था, है ना, जिसमें से चिश्ती सिलसिला जो था उसके प्रमुख संत थे निजामुद्दीन औलिया। अजमेर के थे कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दिल्ली के थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। पंजाब के थे बाबा फरीद। दिल्ली के थे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के थे बंदा नवाज गेसू दराज। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, भारत में जो है वो सूफी संप्रदाय काफी प्रचलित हुआ, सूफी आंदोलन, जिसमें आपको चिश्ती संप्रदाय के जो थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। बहुत सारे औलिया हुए थे, जिसमें आप देखिएगा अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गेसू दराज। इस तरह से देखिए अजमेर शरीफ में हम लोग जाते हैं घूमने के लिए तो ये सब सूफी सिलसिला से संबंधित है। सूफी में भी कौन? चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। थोड़ा सा हम देखते हैं तुलसीदास के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जो थे वो राम के अनन्य भक्त थे। ये शगुन मार्गी संत थे। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है, जबकि रामायण के लेखक जो हैं वो वाल्मीकि हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण लिखा था। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करने का शिक्षा दिया है। इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक पुरुष का क्या कर्तव्य है, एक महिला का क्या कर्तव्य है, इसकी चर्चा इन्होंने की थी। इनके अन्य ग्रंथों में कवितावली, दोहावली, पदावली और विनय पत्रिका जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। संतों की यदि हम बात करें तो मीराबाई की भी बात करते हैं। मीराबाई कौन थी? ये मेरता राजस्थान के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। उनका विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। बहुत ही कम समय में वो विधवा हो गई थी। मीराबाई जो थी वो बाल्यकाल से ही कृष्ण की अनन्य भक्त थी। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई ने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया, और मीराबाई को उसके परिवार वाले जो थे, है ना, विष देकर मारने का भी प्रयास किए थे, लेकिन वो मरी नहीं थी। ठीक है। हाँ, मीराबाई बनारस के प्रसिद्ध संत रविदास की शिष्या थी। रविदास की शिष्या बन गई थी, और उनके गीतों में जो थे वो उच्च जातियों के रीतियों नियमों की में जो भी बुराइयां थी, है ना, उन चीजों का जिक्र किया गया था। ये गीत जो थे वो राजस्थान, गुजरात में जाके काफी प्रसिद्ध हुआ था। एक संत थे रविदास जो कि मीराबाई के गुरु थे। ये बनारस के एक प्रसिद्ध निर्गुण मार्गी संत थे, और ये जाति से जो थे वो अस्पृश्य थे, है ना। इनके उद्देश्य जनसाधारण को काफी प्रभावित किया था। ठीक है। कबीरदास के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह एक क्रांतिकारी कवि थे, जिन्होंने तमाम तरह के धर्म में जो भी बुराइयां थी, है ना, उसमें जो भी
अंधविश्वास था उसको, उसके प्रति लोगों को जागृत किया था, है ना। इसने किसी को नहीं छोड़ा था। सामाजिक धार्मिक जो कुरीतियां थी उसका विरोध किया। कबीरदास के भजन जो है वो कहाँ पे संग्रहित है? पंचवाणी में, बीजक में, और थोड़ा सा गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी चर्चा है। ठीक है, कबीरदास तो पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, लेकिन उनका जो दर्शन, जीवन दर्शन है और उनका जो विचार है वह पढ़े लिखे लोगों को भी मानने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, उनके शिष्यों ने उनके द्वारा जो भी उपदेश दिया गया और जो वचन दिया गया उसको जिस ग्रंथ में संकलित किया, उस ग्रंथ का नाम क्या है? बीजक। बीजक मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? साखी, शबद और रामायणी। ठीक है, आते हैं हम लोग गुरु नानक के बारे में जानते हैं। गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के पहले गुरु थे। इनका जन्म जो है वो 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के लाहौर नामक शहर के नजदीक जो है तलवंडी जगह में हुआ था। ठीक है, और दूसरे जो गुरु थे उनका नाम था गुरु अंगद। ये गुरु नानक के द्वारा जो उपदेश दिए गए, प्रवचन दिए गए, इनको संकलित किया और गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया। सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जिन्होंने अमृत सरोवर के बीच में हरमंदर साहब नामक गुरुद्वारे की स्थापना की थी। बाद में चल करके पंजाब के राजा थे रंजीत सिंह, इन्होंने इस गुरुद्वारा के ऊपर स्वर्ण पत्थर पर चढ़ावा दिया और इसके बाद गुरुद्वारे का नाम जो है स्वर्ण मंदिर हो गया। 1604 ईस्वी में अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। इस ग्रंथ में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, इनके बानियों को भी शामिल किया गया। मलयालम भाषा के अधिकांश शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से मिलती जुलती है। आप कभी केरल जाइए और वहाँ पर मलयालम भाषा, वहाँ पे जो लोगों को मंत्रोच्चारण करते सुनिएगा तो पूरा का पूरा संस्कृत से ही मिलता जुलता है ना। हाँ, 14वीं शताब्दी में लीला तिलकम नामक व्याकरण और काव्य शास्त्र की रचना वहां पे की गई थी। यह पुस्तक मणि प्रवालम शैली में लिखा हुआ है। मणि प्रवालम का अर्थ होता है हीरा और मूंगा। ठीक है, 12वीं शताब्दी में गंग वंश का शासक अनंत वर्मन ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये जगन्नाथ मंदिर काफी पुरी का फेमस है। ठीक है, लोग यहाँ पर जाते हैं। 1174 ईस्वी में ये इसका निर्माण हुआ था। देखिएगा, भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी संख्या 6 है। ठीक है, शास्त्रीय का मतलब सबसे पुराना होता है ना। जैसे कि भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कथकली ये केरल का है, ओडिसी ये उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से ये शास्त्रीय नृत्य किन राज्यों में प्रसिद्ध है उसको भी आपको जानना है। ठीक है, कथक के बारे में थोड़ा सा जानिए। कथक उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है, खास करके जो है आपको जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में। ठीक है, कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह का नृत्य देखते होंगे, है ना। ये भरतनाट्यम है, ये कथक है, ये कथकली के बारे में है, ये कुचिपुड़ी के बारे में है, ये मणिपुरी के बारे में है। ठीक है, ये मोहिनी अट्टनम के चर्चा इसमें है। कथक नृत्य जो है यह मुख्य रूप से 2 घरानों में ये प्रचलित हुआ, विकसित हुआ। आपको राजस्थान के जयपुर के राजदरबार में और लखनऊ घराना में। ठीक है, राधा कृष्ण का पौराणिक आख्यान जो है लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। और देख लीजिए, ये रास लीला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ हुआ था? तो ये सबसे ज्यादा जो है प्रसिद्ध हुआ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। अकबर के समय चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया गया था। जहांगीर के शासनकाल को पूरे मुगल काल का चित्रकारी के क्षेत्र में स्वर्णकाल कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस शासक, किस बादशाह के शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद जो है लखनऊ में 3 शक्तियां, जब प्लासी के युद्ध में हार हुई तो भारत की 3 प्रमुख शक्तियां जो है एक साथ मिल जाती है और फिर से एक युद्ध की तैयारी करती है। और यह संयुक्त मोर्चा जो है किसके किसके बीच बना था? तो मीर कासिम शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच एक संयुक्त मोर्चा बना और जिसका मुठभेड़ हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, है ना, जो कि बक्सर में हुआ था। और इसलिए इस युद्ध को बक्सर के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह इस युद्ध का इतिहास में बहुत व्यापक महत्व है, क्योंकि भारत की 3 बड़ी शक्तियां एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ, फिर भी भारतीय शक्ति की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। यह से प्रतीत होता है कि भारतीय
जो शक्ति थी वह ब्रिटिश शक्ति के सामने में बौना पड़ गई थी। ठीक है, अब देखिए बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। संधि में क्या निर्णय हुआ कि मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय है ना, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में केवल और केवल दीवानी का अधिकार दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड बेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि भारतीय राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया जाए और एक बहुत बड़े बाजार का निर्माण किया जाए। सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो सबसे पहला रियासत था भारत का, उसका नाम था हैदराबाद। 1798 में उसने स्वीकार किया था। अवध के नवाब ने 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। 1772 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड क्लाइव पर एक महाभियोग चलाया गया था। उस पर आरोप लगाया गया था, लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन आत्मग्लानि के कारण जो है क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया था 1774 ईस्वी को। 1799 ईस्वी में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ऐसे 4 मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें सबसे अंतिम में 1799 में हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान जो था अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए जो है वह मारा गया था। ठीक है, उसका कहना था कि शेर का एक दिन का जीवन भेड़ियों के 1000 दिन के जीवन से अच्छा होता है। ठीक है, टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी में एक शारदा मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए बहुत जो है अनुदान भी दिया था। टीपू का बाघ वाला खिलौना जो है अभी वर्तमान में लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है ना। 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बलो के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध राज्य का विलय स्वयं में कर लिया था। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच, और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 के बीच। आधुनिक भारतीय भूभाग को राज्य में मिलाने के उद्देश्य से उसने हड़प नीति या व्यापक नीति जो है वो लागू किए थे। राज्य हड़प की नीति जाने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का सबसे पहला शिकार हुआ था सतारा 1848 में, उसके बाद संभलपुर 1850 में, तत्पश्चात झांसी हुआ था 1854 में, है ना। और इसी के कारण जो है झांसी की रानी जो है वो 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, कुशासन का आरोप लगा 13 फरवरी 1856 को अवध को भी अंततः जो है ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया गया था और वहां के शासक थे वाजिद अली शाह, उसको कोलकाता भेज दिया गया था। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगा दिया, जिसके कारण जो है यह महाभियोग जो है चला था, 7 वर्ष तक लगभग चला था। कार्नवालिस ने 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त नामक एक कर प्रणाली लगाई थी। हालांकि इससे पहले 10 साला कर प्रणाली ने कार्नवालिस ही ने लगाया था, है ना। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि इसमें जो है इसके शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदार जो थे उसको जमींदार के रूप में मान्यता दे गई और हमेशा के लिए उसको टैक्स वसूल करने का पावर दे दिया गया, अधिकार दे देगा, इसीलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का आरंभ अगर हम बात करते हैं तो 10 मई 1857 से शुरू होती है, मेरठ की छावनी से होती है ना। मंगल पांडे जो है उस समय के तत्कालीन जो है सिपाही थे, उसी के कारण इसकी शुरुआत होती है। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। ठीक है, लॉर्ड बेलेस्ली के में सहायक संधि लागू की गई थी और जिसके चलते भारतीय राजा सैन्य दृष्टि से अंग्रेजों के आश्रित हो गए थे। ठीक है, 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने यह ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद जितने भी जो है बादशाह के परिवार हैं उनको लाल किला से निकाल करके दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा, और यह भी कहा गया कि कंपनी के सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम बिल्कुल नहीं होगा। 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया था कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून बनाया और इस कानून में यह साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है, और समुद्र पार जाना उस समय के तत्कालीन समाज के लिए एक प्रकार का जो है धर्म के हिसाब से सही नहीं था। ठीक है,
1813 का जब चार्टर एक्ट आया था तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सामाजिक सुधार और हस्तक्षेप करने की छूट दे दिया था और इसके साथ ही ईसाई मिशनरीज को भी भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट मिली थी। ऐसे चार्टर एक्ट जो है वो 4 आए थे, सबसे पहला 1793 में, फिर दूसरा 1813 में, इसके बाद तीसरा 1833 में और उसके बाद 1853 में। ठीक है, चलिए 1833 चार्टर एक्ट आया था। इसके द्वारा यूरोपियन लोगों को भारत में जमीन जायदाद खरीदने एवं अस्थायी रूप से बसने का छूट दे दिया गया था। 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि ईसाई धर्म में दीक्षित हिंदुओं को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल जो लखनऊ की थी, है ना, इसने विद्रोह की शुरुआत की और उसने अपने नाबालिग पुत्र ब्रिजिस कादिर को अवध का हजरत महल ने अंग्रेजों के साथ कड़ी टक्कर लोहा लिया और लेकिन पराजित होने के बाद ये जो है नेपाल चली गई थी। बहादुर शाह जफर को उसकी प्रिय पत्नी जीनत महल के साथ अक्टूबर 1858 में बर्मा की राजधानी रंगून जेल भेज दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 को रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और इस प्रकार से मुगल वंश जो है वो हमेशा हमेशा के लिए भारतीय इतिहास से समाप्त हो गया। कहा भी जाता है कि जो भारतवर्ष का बादशाह था उसको अपने सरजमी का 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो पाया, है ना, सुपुर्द खाक के लिए। ठीक है, झांसी की रानी की कहानी तो आप लोग जानते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और उसके बारे में जो है उस समय के तत्कालीन जो सेना नायक था, है ना, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, जनरल ह्यूरोज, इसके बीच में जो 17 जून 1858 को युद्ध हुआ था, युद्ध भूमि में शहीद होने के बाद, है ना, ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ पर सोई हुई औरत भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये अपने आप में जो है लक्ष्मीबाई की वीरता का गाथा जो है गा रहा है। ठीक है, खेरी के युद्ध हम लोग देखते हैं कि विजय के बाद, है ना, अवंतीबाई लोधी जो थी वह भी पराजित हो गई और युद्ध भूमि में ही शहीद हो गई थी। विष्णु भट्ट गोडसे ने माझा प्रवास नामक एक पुस्तक लिखी थी और यह महाराष्ट्र के रहने वाले थे। एक यज्ञ में शामिल होने के लिए 1857 के विद्रोह से पहले ये मथुरा जा रहे थे। तो इस पुस्तक में भी माझा प्रवास जो है वो चश्मदीद किताब है जो 1857 की क्रांति का बखूबी वर्णन करता है। अंग्रेज अधिकारी ने सीताराम पांडे के संस्मरण को सिपाही टू सूबेदार शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवादित किया था। इस पुस्तक में चर्बी वाले कारतूस को अफवाह लिखा गया है। बताया गया है कि ये जो आपका चर्बी वाली जो घटना है वह केवल और केवल एक अफवाह थी। वो चर्चा फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार नामक शीर्षक में किया गया है ना, जिसका अनुवाद किया था नॉर्गेट ने। ये सीताराम पांडे का एक संस्मरण था। ठीक है, और यह कहा गया कि शरारती तत्व जो है इस अफवाह को बड़े पैमाने पर फैला दिए थे, जिस कारण 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में किया गया, किसके द्वारा? राम मोहन राय, है ना, के प्रयास से। और 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा की समाप्ति की थी, इन्हीं के सहयोग से हुआ था, है ना। तो विलियम बेंटिक का भी नाम याद रखना है, राम मोहन राय का नाम भी याद रखना है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किया और इसके प्रयास से ही 1856 में कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर सलिंगम पुतलो ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया था। राज सुंदरी देवी ने बांग्ला भाषा एवं हिंदी का स्व अध्ययन किया और इन्होंने अमर जीवन नामक एक आत्मकथा लिखा था। मुमताज अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर के कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। बेगम रुकैया सखावत हुसैन बंगाल की रहने वाली थी और उन्होंने कोलकाता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना भी की थी। पुणे में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब लिखा था और उसमें पुरुष महिलाओं के बीच में जो भी सामाजिक फर्क है उसकी तीव्र आलोचना जो है किया था। किसने? ताराबाई शिंदे ने। 1929 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयास से बाल विवाह। आर्य समाज के नेता थे जिसका नाम था डॉक्टर हरविलास शारदा
और उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया उसी समय, और इस अधिनियम के तहत जो है लड़कों की शादी की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित किया गया। इस अधिनियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? शारदा अधिनियम से। ये विवाह की उम्र से संबंधित है। केरल में के श्री नारायण गुरु ने दलित वर्ग में सुधार करने के लिए एक आंदोलन किया था। इसके द्वारा 1888 में अब्बीपुरम आंदोलन चलाया गया था, जो कि मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित है ना। इन्होंने 1923 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम एक संस्था थी, उसकी स्थापना भी इनके द्वारा किया गया था। इनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है और उनका एक ही कथन था, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। ठीक है। समाज के पिछड़े वर्ग में जागृति पैदा करने के लिए ज्योतिराव फूले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। 1927 में अंबेडकर ने कहा था कि अब हम सिर्फ यह साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। ठीक है, ये कोटेशन जरूर याद रखना है। ये किसने कहा था? अंबेडकर ने कहा था। कब कहा था? तो 1927 में कहा था। हिंदू समाज की दो मुख्य सिद्धांत समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ये विश्वास था। विचार था अंबेडकर का। जातीयता के मुद्दे पर ही यह 1925 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए और बाद में चल करके जस्टिस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था। इनके स्वाभिमान आंदोलन इन्होंने चलाया था। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक हैं, जो अछूत हैं और जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1867 ईस्वी में जो है आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था 10 अप्रैल 1875 को बंबई में। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज के शिक्षा के लिए जो है काफी प्रयास किए। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था। सिख सभा आंदोलन के नेताओं के द्वारा 1892 में ही अमृतसर में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था खालसा कॉलेज। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक वेरियर एल्विन ने 1930-40 के दशक में मध्य भारत की यात्रा किया और लंबे समय तक खूंड और बैगा जनजाति के लोगों के बीच रह करके उनके बारे में एक नोट्स लिखा है ना, जिसका नाम था नोट्स ऑन द खूंड्स। ठीक है। मध्य प्रदेश में झूम की खेती को बेवर कहा जाता है। भील जनजाति के लोग गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में रहते हैं। गुजरात में भील जनजाति अभी भी झूम की खेती करती है। ठीक है। 1831-32 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के नेता बुद्धू भगत और गंगा नारायण थे। 1855-56 में जो था वो संथाल विद्रोह हुआ था। ये भागलपुर के राजमहल, भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ी तक यह फैला था। विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव से हुई थी। इस विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। 1895 में बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह शुरू किया था। मुंडा ने अपने को भगवान के दूत के रूप में घोषित किया। 1895 के अंतिम समय में जो है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और 2 वर्ष के लिए हजारीबाग जेल में भेज दिया जाता है। अब चलते हैं कॉर्नवालिस के बारे में। कॉर्नवालिस के बारे में तो पहले भी आप पढ़े थे कि 22 मार्च 1793 को अस्थायी बंदोबस्त जो है वो बंगाल में लागू किया गया था। कैप्टन रीड ने मद्रास में एक अलग टैक्स प्रणाली शुरू किया था, जिसको हम लोग रैयतवारी कहते हैं, और यह क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को टीपू सुल्तान से प्राप्त हुआ था। हालांकि बाद में ये रैयतवारी प्रथा जो है थॉमस मुनरो ने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया था। एक और भी कर प्रणाली था जिसको हम लोग कहते हैं महालवारी कर प्रणाली, महाल राजस्व। यह जो है एक इकाई थी, यह एक गांव या पूरे एक महाल पर जो है ये नियुक्त किया जाता था, लिया जाता था और गांव या छोटे छोटे कई गांवों को मिला करके एक महाल बना करके उससे लिया जाता था टैक्स। वो महालवारी व्यवस्था था। इस व्यवस्था में जो है भू राजस्व चुकाने के लिए पूरे महाल को सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता था। गांव का मुखिया जो सबसे बड़ा किसान जो होता था वह भू राजस्व को इकट्ठा करके कंपनी तक पहुंचा देता था। यह भू राजस्व कहां कहां लागू था? महालवारी तो पंजाब, संयुक्त प्रांत, गंगा यमुना का जो आपको दोआब क्षेत्र है वहां पे, और मध्य प्रांत में महालवारी व्यवस्था लागू किया गया था। मुनरो का कहना था कि अंग्रेजों को पिता के भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए।
अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले अफीम की खेती शुरू किया और अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में पटसन, आसाम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और असम में कपास और मद्रास में चावल की खेती व्यापारिक स्तर पर शुरू किया गया था। नील विद्रोह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता रहा है। नील विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। इसके नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और उनका वहां के जमींदारों ने भी दिया था। सेना के सहारे अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटिश विद्रोह को दबा दी, परंतु इस विद्रोह की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जिसको नील आयोग कहा जाता है ना, और इसके अध्यक्ष बने थे W.S. सिटनकर। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण गए थे और वहां भी नील के खेती के विरोध में जो है आंदोलन किया गया था, जिसको भारत का पहला जो है अहिंसक आंदोलन माना जाता है। चंपारण से शुरुआत हुआ था। ददनी प्रथा क्या थी, इसकी चर्चा जो है आपको में भी किया गया था। एक प्रकार का पेशगी था जो कि अग्रिम राशि किसानों को दे दिया जाता था, है ना, और किसान जैसा वो चाहते उसी तरह का खेती करते थे, है ना। नील की आंदोलन से ये संबंधित है। 1791 ईस्वी में कैरेबियन द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो के गुलामों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया था और उसने पूरा बागान जला दिया और यहाँ तक कि अपने धनी मालिकों को भी मार डाला था। 1792 ईस्वी में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दिया। मलमल नामक सूती कपड़ा ढाका में तैयार किया जाता है। यह बहुत बारीक और मुलायम होता है। इस कपड़े को यूरोपियन लोगों ने सबसे पहले इराक के मोसल नामक शहर में बाजारों में देखा था, इसलिए इस कपड़े को मसलिन या मलमल भी कहते हैं। कालीकट जो है वह केरल में तैयार किए जाने वाले सूती कपड़े को, यानी कालीकट में जो कपड़ा तैयार होता था सूती, उसको क्या कहते थे? तो उसको कैलको कहा जाता था। बंडाना शैली के कपड़े कहाँ बनते थे? राजस्थान, गुजरात में, है ना, और सूरत इसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, जहां पे छींटदार कपड़ा के लिए वो प्रसिद्ध है। जामदानी भी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बने जाते हैं। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत में स्थित लखनऊ जो है वो जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक है। 1764 ईस्वी में जॉन केने ने स्पेनिंग जैनी का आविष्कार किया था। ये स्पेनिंग जैनी से सूत काटने का काम किया जाता है। 1786 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट वास्प इंजन का आविष्कार किया और जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। मात्रा में जो है सूती कपड़ा बनना शुरू हो गया, है ना, आर्कराइट के वास्प इंजन बनने के बाद। 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया? समाप्त कर दिया। अब भारत के साथ इंग्लैंड को कोई भी व्यापारिक कंपनी या व्यक्ति व्यापार कर सकता है, ये छूट दिया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि वो जो आयातित कपड़ा है उसका बहिष्कार करें और जो देसी वस्तु है उसको सबसे ज्यादा जो है महत्व दिया जाए। ठीक है। उन्होंने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे वाली बीच की पट्टी में तिरंगा ये चरखा को स्थान दिया था। बंगाल के तांती जाति, उत्तर भारत के जुलाहा और मोमीन, दक्षिण भारत के साले और केक्कोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है काबसजी नानाभाई डाभर के द्वारा 1854 में बंबई में खोला गया था। हालांकि 1818 में भी खोला गया था लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। अहमदाबाद में 1859-61 में सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया। टीपू सुल्तान की तलवार जो है वो किससे बनाई गई थी? वुड्स नामक इस्पात से बनाई जाती थी, काफी मजबूत थी। ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल के बाद 1800 में फ्रांसिस बुकानन ने मैसूर राज्य की यात्रा की और इसमें लिखा है कि वहां पर सैकड़ों परगलन भट्टी थी, मतलब तलवार बनाने का जो है स्थान था, भट्टी था जहां पे तलवार बनता था। जमशेदजी टाटा ने 1907 में स्वर्णरेखा नदी एवं खरकई नदी के संगम पर टिस्को की स्थापना की थी। 1912 में इस कंपनी से जो है इस्पात बनाना शुरू कर दिया था। 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज या हिंदू कॉलेज की स्थापना की ताकि कंपनी के अधिकारियों को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में उन्हें मदद मिले ताकि भारतीय संस्कृति के बारे में वो जान सके। विलियम जोन्स ने भारतीय ग्रंथों एवं संस्कृति में अनुसंधान करने के उद्देश्य से 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था।
लॉर्ड मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहते थे जो रंग एवं खून से तो भारतीय हो पर विचारों और रुचि से बिल्कुल अंग्रेज हो जाए, है ना। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारतीय और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उसका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैकाले के विवरण के आधार पर 1835 का जो है अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ और इसमें यह फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाई जाए और कोलकाता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाए। 1813 के पहले ईसाई मशीनरीज को ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रचार की छूट नहीं थी, है ना। इसलिए ईसाई मशीनरीज ने केवल कोलकाता के नजदीक और हुगली नदी के तट पर श्रीरामपुर में, है ना, अपने मिशन की स्थापना किया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाश्चात्य शिक्षा में विष भरा हुआ है, यह पाप है, इससे भारतीयों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है ना। इसलिए प्राच्यवादी शिक्षा जो है वो उसको पक्ष लिया और पाश्चात्यवादी शिक्षा का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सिद्धांत के अनुसार बच्चों को शिक्षा के लिए बताया था। 1901 में एक शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की थी। उनका कहना था कि शिक्षा जो है वो पैरों के नीचे प्राकृतिक परिवेश में दिया जाना चाहिए। बड़े अच्छा, थोड़ा सा किसान के बारे में चर्चा आप किए थे इधर उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत में भी उस समय के हम देखिएगा कुछ अलग से नाम दिया जाता है। जैसे बड़े भूस्वामी को बेलल्ला, साधारण हलवाहा को उनवार, भूमिहीन मजदूर को कडेसियार और दासों को अदीमई कहा जाता था। अगर हम उत्तर भारत में बात करते हैं तो गांव का प्रधान व्यक्ति जो है वो ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक का जो पद था वो वंशानुगत होता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूमि स्वामी होता था। ग्राम भोजक किसानों से कर वसूल करने का काम करता था। इसको गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करने का उत्तरदायित्व भी दिया गया था। गांव के जो साधारण किसान होते थे उसको गृहपति कहते थे। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो अधिकांश गांवों में किसानों के साथ जो है लोहार, कुंभकार, बढ़ई और बुनकर भी रहते थे। 500 ईस्वी पूर्व में भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ और यह सिक्के किस चीज से बनते थे? तो चांदी और सोने के बने होते थे। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक हिंद यवन शासक। भारत में सुडौल आकृति के सिक्के जो है जारी किसके द्वारा किया गया? हिंद यवन के द्वारा, है ना। सबसे अधिक शुद्ध सोना किसके द्वारा जारी किया गया? कुषाण के द्वारा, है ना। सर्वाधिक जो है सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया? गुप्त शासक के द्वारा, है ना। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे। 500 ईस्वी के पूर्व के लगभग उत्तरी भारत में उत्तरी काले चमकीले बर्तन NBPW, है ना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का प्रयोग होता था। इस काल में कई तरह के कारीगरी का विकास शुरू हुआ था। उत्तर भारत में वाराणसी तथा दक्षिण भारत में जो है मदुरई सूती वस्त्र के लिए प्रमुख क्षेत्र थे। महाजन पद काल में अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। इस व्यापारियों के संघ को क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। व्यापारियों के जो नेता होते थे उसको सार्थवाह कहा जाता था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना जो है चाणक्य ने किया और यह पुस्तक 8 अध्याय में बटा हुआ है और इसमें जो है कपड़ों के उत्पादन व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। और ये राजनीति विषय से प्रेरित किताब है। अर्थशास्त्र का मतलब ऐसा नहीं समझिए कि मुद्रा शास्त्र है, ठीक है। अरिकमेडु ये पांडिचेरी के दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित है। 200 BC से लेकर के 100 ईस्वी तक यह एक मुख्य बंदरगाह हुआ करता था और रोमन बस्ती के अवशेष यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर इस तरह का बर्तन मिला है जिसको एम्फोड़ा कहा गया है ना। ऐसा माना जाता है कि इसमें शराब या तेल रखा जाता था। और यहाँ से जो है एरिटाइन मिट्टी से बनी हुई अनेक बर्तन भी मिले हैं। भरूच भी एक बंदरगाह था जो कि खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर था, है ना। यूनानी भाषा के लोग इसको बैरीगाजा के नाम से जानते हैं। बैरीगाजा के द्वारा नियुक्त कुशल एवं अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही इस बंदरगाह है ना, इस बंदरगाह तक जहाज को पहुंचा पाते थे क्योंकि वो लोग ट्रेंड होते थे। दक्षिण भारत जो है सोना, मसाला, खासतौर पे काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में, है ना, इतना ज्यादा महत्व था कि उसको काला सोना भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ मैदान था। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल भाषा का
शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया होता है, और ये तीन मुखिया में कौन थे सबसे ज्यादा, तो चोल, चेर और पांड्य शासक। कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में कुंडल वन में चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और इसी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान, है ना। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे, इन्होंने बुद्ध चरित नामक किताब लिखा था। महायान संप्रदाय के आने से पहले बुद्ध की उपस्थिति संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, जैसे निर्वाण प्राप्ति को, है ना, पीपल के पेड़ को, है ना, ये सब संकेत के माध्यम से इसको दर्शाने का काम हम लोग करते थे। हर्षवर्धन के शासन काल में 643 में एक और बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य अतिथि ह्वेनसांग थे। इस सम्मेलन के दौरान ह्वेनसांग ने यह सिद्ध किया कि बौद्ध धर्म का महायान दुनिया का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ह्वेनसांग स्थल मार्ग से स्वदेश लौटा था और यात्रा के दौरान सिंधु नदी में उसकी नाव पलट गई थी, जिसके चलते बहुत सी पांडुलिपियां पानी में डूब गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी जो है राजगीर के समीप बरगांव नामक गांव से प्राप्त हुए हैं, देखे जा सकते हैं। प्राचीन काल में यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था और इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। 412 से 455 उसका शासन काल है। ठीक है, भक्ति मार्ग की चर्चा सबसे पहले भगवत गीता में देखने को मिलती है। देखिए, ये जो है बराह अवतार की चर्चा यहाँ पे है। पृथ्वी को जल में डूबने से बचाने के लिए विष्णु ने बराह रूप धारण किया था। बराह अवतार की एक प्रतिमा मध्य प्रदेश के एरन से भी प्राप्त हुआ है। दक्षिण भारत में विष्णु की उपासना करने वाले संतों को अलवार और शिव वाले को नैनार कहा जाता है। अप्पार एक प्रसिद्ध शिव भक्ति और नैनार संत थी, है ना। अप्पार एक बेल्लाल बड़े किसान भी थी। ठीक है, विश्व में ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह के द्वारा किया गया है। बाइबिल उसका धर्म ग्रंथ है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया था और समुद्र काल के शासन काल में महादंड नायक या संधि विग्रहिक पद पर वो बैठे हुए थे। प्रशस्ति जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, है ना। राजा के सम्मान में ये लिखा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त सिक्कों पर अपने आप को बीना बजाते हुए दिखाया है। इससे यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था वो बीना बजाने में निपुण था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उसने दिल्ली में स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ भी स्थापित करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैन मुख्य दो नगर थे, व्यापारिक नगर, और उसके शासन काल में फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में सबसे प्रसिद्ध कवि जो थे वो थे कालिदास, और एक आर्यभट्ट भी उसी के दरबार में रहते थे। ठीक है, हर्षवर्धन के राज दरबार में बाणभट्ट रहते थे और इन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है। रवि कीर्ति ने भी एक अभिलेख लिखा है जिसका नाम है एहोल अभिलेख 636 से 637। इसमें इसने कहा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हरा दिया और इस पराजय के बाद हर्षवर्धन का हर्ष गायब हो गया। हालांकि बाद में चल करके पुलकेशिन द्वितीय को भी पल्लव वंश के शासकों ने हराया था। एहोल अभिलेख में यह भी लिखा गया है कि यह लेख लिखने के बाद रवि कीर्ति, कालिदास एवं भारवी के समकक्ष हो गए थे। नगर श्रेष्ठी का अर्थ क्या होता है? शहर का मुख्य बैंकर या शहर का सबसे बड़ा व्यापारी। ठीक है, प्रथम कुलिक का अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार और कायस्थ लिपिकों का जो प्रधान होता है। सामंतवाद का विकास जो है उत्तर गुप्त काल में शुरू हुआ और इसका तेजी से विकास किसके शासन काल में हुआ? हर्षवर्धन के शासन काल में। साधारण जन के गांवों के संगठन को उर कहा जाता है और व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। ठीक है, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। चीनी यात्री फाहियान जो है, फाशियन जो है, उसने एक किताब लिखा था फो यू की, है ना। वह लिखता है कि इस किताब में कि चंडाल लोग नगरों से बाहर रहते थे और उच्च वर्ग के लोग इनकी परछाई से भी बचना चाहते थे। बाणभट्ट जो है वो उसका हर्षचरित्र और कथा कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना की थी, है ना। इसमें लिखा है कि राजा समय समय पर अपने राज्य का भ्रमण करते थे और इस दौरान राजा के हाथियों और घोड़ों किसानों के लहराते फसल को नष्ट कर देते थे। बाणभट्ट यह भी लिखते हैं कि राज्य भ्रमण के दौरान पूरी दुनिया जो है वो धूल के गर्त में डूब जाती थी। मतलब राजा के जो
सेना होती थी या जो कर्मचारी होते थे वो पूरे फसल को बर्बाद कर देते थे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। हालांकि स्तूप का मतलब टीला होता है और स्तूप विभिन्न आकृति के होते हैं, गोलाकार या वर्तुलाकार भी होते हैं। इन स्तूपों के नीचे धातु मंजूषा में शारीरिक अवशेषों या बोधिसत्वों के द्वारा जो है प्रयोग की गई वस्तुओं को रखा गया है, जो कि बुद्ध के से संबंधित है। प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं जिसे तोरण कहते हैं, है ना। हाँ, तो इस तरह का जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो गोलाकार घेरा हुआ है यही जो है इसका प्रदक्षिणा पथ है, जो रेलिंग से घेरा हुआ है। ये सामने से जो दिख रहा है ये आपका तोरण द्वार है जहां से अंदर की ओर रास्ते बनते हैं वेदिका की ओर। ठीक है, अमरावती के स्तूप को पहले धान्य कटक का स्तूप भी कहा जाता था। इस स्तूप को संगमरमर की पट्टिकाओं से सजाया गया है और इन पट्टिकाओं पर जातक कथाओं को उत्कीर्ण किया गया है। जातक कथा बुद्ध धर्म से बुद्ध से संबंधित है। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है ना। गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाया जाता है, ठीक है। और बनाए जाने का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर से। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो झांसी में है। इस तरह का मंदिर है ना। इसमें सबसे पहले शिखर बनाने का साक्ष्य मिलता है, सबसे पुराना मंदिर है। चलिए, कानपुर के नजदीक भीतरगांव के मंदिर से भी शिखर का प्रमाण मिलता है। दक्षिण भारत में एकाश्म मंदिर का निर्माण किया गया। एकाश्म का मतलब है कि पूरे एक ही पत्थर से अर्थात बड़े से चट्टान को काटकर खोदकर एक मंदिर बनाया गया है, जैसे कि आपको महाबलीपुरम का मंदिर, एहोल का दुर्गा मंदिर। कांचीपुरम के नजदीक सूर्य मंदिर और रथ मंदिर भी एकाश्म मंदिर ही हैं। सांची स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। जितने भी स्तूप 84,000 स्तूप ने बनवाया था ना, वो उन सभी स्तूपों में यह जो सांची का है वो सबसे बड़ा है और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। कालांतर में सातवाहन काल में जो है हाथी दांतों के शिल्पकारों ने इस स्तूप के तोरण द्वार को काफी सुसज्जित किया है। ठीक है, इसी तरह का बना हुआ है पहाड़ों के बीच में। ठीक है, हाँ, अजंता। चलिए, ये चीजें हैं। अब देखिए कि यहाँ पे दो चीजें याद रखना है आपको कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये कहाँ है तो ये है आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और यहाँ पर इस तरह की आकृतियां बनी हुई हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, और इन गुफाओं से विभिन्न प्रकार के जीवन दर्शन का आप अनुभूति कर सकते हैं कि तत्कालीन समय में किस तरह का जो है जीवन शैली हुआ करता था। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जैसे अजंता जो की गुफाएं जो है वो किन शासकों ने बनवाई थी तो याद रखिएगा अगु, है ना, अगु, है ना। अजंता जो है वो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको एलोरा की अगर हम बात करते हैं तो एलोरा की गुफा जो है वह राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा आपको, एरा, है ना, है ना, एरा, है ना। एजंता जो हो गया, अजंता जो हो गया वो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया और एलोरा जो है वह राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, हाँ। इसके बाद इससे पहले तो आप पढ़ ही लिए हैं कि खजुराहो का जो गुफा या मंदिर जो है वो किस वंश के शासकों ने बनाया था तो चंदेल वंश के शासकों ने जो है ये आपको खजुराहो का जो मंदिर है या वहाँ पे जो गुफा है वो चंदेल वंश के शासकों ने बनाया था। तो उसको याद रखिएगा, खच ऐसे लिखिएगा। तो खजुराहो जो है वो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। तीन याद रखिएगा, अगु मतलब अजंता गुप्त वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया, एलोरा जो है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया और खजुराहो जो है वो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से अच्छा भी आए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप आगे जो है आप देखिएगा कि खजुराहो की गुफा जो है यह कहाँ है तो खजुराहो की गुफा जो है यह मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से जो है आज का हमारा जो था कार्यक्रम जिसमें हमने बताया था कि कंप्लीट जो है एक संपूर्ण अध्ययन इतिहास का आज हम
बताने वाले हैं आपको, वो कंप्लीट किया मैंने। और इस तरह से हमारा जो सोशल साइंस का था वो तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया, जो जिसमें आपको सबसे पहले मैंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन अर्थात नागरिक शास्त्र का जो बताया। उसके बाद दूसरा जो है भूगोल के बारे में पूरा हमारा वीडियो जो है वो अपलोड किया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है हमने संपूर्ण इतिहास की कड़ी को जो है एक वीडियो में बनाने का काम किया है। तो यह आपके लिए आपके आगामी जो सीटेट परीक्षा होने वाले हैं सोशल साइंस का, खास करके सेकेंड पेपर, उसके लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो को जरूर आप 2 बार 3 बार देखिए सिर्फ, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से करिए, क्योंकि और भी वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं। तो इस तरह का जो ट्रिकी चीज़ें होती हैं वो हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आप बताने वाले हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।